कनाडा चलता तो यूएस की एड पे है या उसके डिस्काउंट्स पे है। और कनाडा वही लोग एक्सेप्ट करते हैं जिनको फ्यूचर में यूएस जाने की आशा होती है। जो अलास्का वाला पार्ट है वो यूएस ने लीज पे लिया हुआ है रशिया से। तो ये जो लड़ाई है वो नॉर्थ पोल में पाए जाने वाले मिनरल रिजर्व्स की है और ऑयल एंड गैस की है। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। अमेरिका ने अभी तक कोई भी लड़ाई अपनी जमीन पे नहीं लड़ी है, तो वो ये लड़ाई चाहेंगे कि कनाडा की जमीन पे लड़ लें। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं मंजरी अग्रवाल जी। सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, आप आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुई। मंजरी जी, अमेरिका के जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और उससे पहले ही उनके जो बयान है या उनके जो भी वो ट्वीट करते हैं, वो जो भी बोलते हैं, उससे एकदम बवाल मचा देते हैं। ग्रीनलैंड की बात करें, पनामा की बात करें, या फिर अब कनाडा और को 51वां राज्य बता देना। इनफैक्ट ट्वीट करके उन्होंने एक नक्शा नया शेयर किया जिस पे लिखा ओ कनाडा। तो ये जो लगातार, इनफैक्ट अब ग्रीनलैंड उनके बेटे भी पहुंच चुके हैं, ये जो बवाल है वो लगातार मचता ही जा रहा है। और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। पूरा एकदम भूचाल मचाया हुआ है। आप इस पूरी जो डेवलपमेंट है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इनफैक्ट भारत में तो ये भी कहते हैं कि एकदम मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अखंड अमेरिका की ओर डोनाल्ड ट्रंप बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप किस तरह से इस पूरी डेवलपमेंट को देख रही है? जो उन्होंने मैप शेयर किया है, उसको मैं इनफैक्ट साझा भी करना चाहूंगी व्यूअर्स की जानकारी के लिए। और जो लिबरल पार्टी है, उन्होंने उसके जवाब में उसका ये नक्शा भी शेयर किया। एक तरफ जो नक्शा दिखाई दे रहा है अमेरिका का, उसमें कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य दिखाया गया है। दूसरा जो नक्शा नज़र आ रहा है आपको, वो लिबरल पार्टी ने शेयर किया है, जिसमें लिखा है कनाडा को नॉट द यूनाइटेड स्टेट। तो ये दोनों नक्शे आपको नज़र आ रहे हैं। पूरा जो ये विवाद चल रहा है, या कहें वर्बल डिस्पैच, इसको किस तरह से आप देख रही हैं? ये विवाद बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, कनाडा चलता तो यूएस की एड पे है या उसके डिस्काउंट्स पे है। हुँ, और कनाडा वही लोग एक्सेप्ट करते हैं जिनको फ्यूचर में यूएस जाने की आशा होती है। सो अपनी इकोनॉमी नहीं है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, सेल्फ सस्टेनेंस उस एरिया में है नहीं। आपको एरिया बहुत बड़ा लगेगा बट हुँ, पॉपुलेशन है। अपने के पास होने के कारण, हार्श वेदर कंडीशन के कारण जो अमेरिका से लगी लाइन से बस पॉपुलेशन बढ़ा है। वन थिंग। सेकेंडली, जो अलास्का वाला पार्ट है वो यूएस ने लीज पे लिया हुआ है रशिया से। और वो लीज के भी 60-70 ईयर्स हो चुके हैं। अब जो इसको लेने का कारण है, उसके तीन कारण है। फर्स्ट, कि आर्कटिक में बहुत सारा ऑयल है, गैस है, मिनरल है। दूसरा कारण है सी रूट है। और तीसरा कारण है आप आर्कटिक सर्कल में वो है आपकी सुरक्षा को लेकर के। तो जैसा कि हम नॉर्थ पोल देख रहे हैं, अलास्का इज टचिंग द नॉर्थ पोल सर्कल, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया। तो ये जो लड़ाई है वो नॉर्थ पोल में पाए जाने वाले मिनरल रिजर्व्स की है और ऑयल एंड गैस की है। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल अनएक्सप्लोर्ड रीजन है जिसको अभी तक वो नहीं किया। तो अब अगर ग्रीनलैंड अगर पास आ जाता है, अमेरिका ग्रीनलैंड को लेने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो ग्रीनलैंड में जितने ऑयल एंड गैस रिजर्व हैं ग्रीनलैंड के ऊपर नॉर्थ पोल में जो है, और ये सब अमेरिका के पास आ जाएंगे। और ग्रीनलैंड में क्या है ये जान लेते हैं। इनके पास इतना ग्रेफाइट है कि वो पूरे विश्व की ईवी व्हीकल्स को फुलफिल डिमांड कर सकता है उसकी। और इनके पास नियोडायनामिक है जो विंटर माइन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पास के लिए यूज होता है। रूबी, सफायर्स, डायमंड, कोबाल्ट, खाना पकाने वाला कोल, कॉपर, फेल्सपा, सिल्वर, निकल, प्लैटिनम एंड यूरेनियम। सो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। ऑयल एंड गैस तो है ही, लैंड मास है ही। अब आते हैं हम दूसरी चीज के ऊपर, वो है सी रूट। नेचुरली जब से इन्होंने रशिया ने आइस कटर शिप्स निकाले हैं, तब से यूएस पीछे नहीं रहेगा।
भाई टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, जल्दी ही बना लेगा। और आर्कटिक सबसे छोटा रूट है विश्व में कहीं भी जाने का। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटे से में गए और उसके बाद जो आइलैंड्स के बीच में गैप गैप है उससे नीचे आ गए। सो वर्ल्ड जो ट्रैवलिंग टाइम है फॉर द कंट्रीज हु आर नॉर्दर्न कंट्रीज, उनके लिए बहुत छोटा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। और इसके साथ साथ आधा आर्कटिक फिर रहेगा रशिया के पास, आधा आर्कटिक रहेगा अमेरिका के पास। तो एक तो एक्सप्लोरेशन में कंपटीशन है, रशिया अमेरिका एवर सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर दे आर कॉम्पिटिटर्स। थर्ड थर्ड थिंग इसमें यह आती है कि रशियन थ्रेट को भी वो काउंटर करना चाहेंगे। अभी जो यूक्रेन वॉर के कारण जो चल रहा है, दे वांट कि रशिया क्या कर रहा है, रशिया के इन्होंने सी रूट्स कॉपी कर वो कर लिया है, ब्लॉक करने की कोशिश की है। तो रशिया ने आर्कटिक रूट लिया है। अब ये आर्कटिक रूट से अमेरिका को थ्रेट दे सकता है। अमेरिका ने अभी तक कोई भी लड़ाई अपनी जमीन पे नहीं लड़ी है, तो वो ये लड़ाई चाहेंगे कि कनाडा की जमीन पे लड़ लें, ग्रीनलैंड में लड़ लें, इस तरीके से। तो वो देश अपने फेवर में लेना चाहेंगे। इसके अलावा 1946 और 2019 दो ये ईयर्स है जिसमें ट्रम्प ग्रीनलैंड को लेने की पेशकश कर चुके हैं। ग्रीनलैंड में राजशाही है। जो डेनमार्क का राजा है वो ग्रीनलैंड का ओनर है और ग्रीनलैंड का अपना पीएम है। तो जो ग्रीनलैंड का पीएम है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम राजशाही से आजादी चाहते हैं। और उनको आजादी दिलाने के लिए ट्रम्प जूनियर वहां पर पहुंच चुके हैं। सबको मालूम है रेजाइम चेंज करने की में अमेरिका एक्सपर्ट कंट्री है। लोकतंत्र की स्थापना वो ऐसे ही करते हैं। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड को स्वतंत्रता मिल जाती है। डेनमार्क में ऑलरेडी वहां पर ये है, यूएस का बेस है वहां पर, मिलिट्री बेस है। तो अगर डेनमार्क चाहे भी तो यूएस के मिलिट्री बेस रहते हुए उससे मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये चीज इनके पास आ ही जाएगी। एंड उसके बाद फिर ग्रीनलैंड इज विल बी अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अमेरिका। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था, आर्कटिक रीजन में ड्रिलिंग से ऑयल गैस निकालने से मना कर दिया था, बैन लगा दिया था। 20 तारीख को ट्रम्प इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ये आर्कटिक एक्सकवेशन में गो अहेड दे देंगे। तो जो आप मैप दिखा रही हैं उसमें मिलिट्री बेसिस हैं, ऑयल एंड गैस है एंड मिनरल्स हैं। इसकी एक वॉर छिड़ जाएगी। तो जो हम लोगों की छोटी छोटी कार्य चलने पर ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग बता रहे थे, वो एक्चुअली आर्कटिक में शुरू होगी। जिसके कारण जब ये ऑयल एंड गैस निकालते हैं तो वहां पर आग लगानी पड़ती है मीथेन को बर्न करने के लिए, जिससे नॉर्थ पोल में हीटिंग हो रही है, आइस मेल्ट कर रही है और नए सी रूट्स निकल रहे हैं। तो इन चीजों को करने के लिए एक्चुअल ग्लोबल वार्मिंग इट विल स्टार्ट आफ्टर जनवरी 20th। जी। जी, मंजरी जी, आपने ये जो पूरा क्यों किस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प के बयान आ रहे हैं, क्यों वो अ, ग्रीनलैंड से लेके कनाडा और पूरी इसकी को लेके बयानात दे रहे हैं, इसका पूरा आपने विश्लेषण किया। लेकिन प्रैक्टिकली कितना ये पॉसिबल हो पाएगा इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि वो बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट का 51वां राज्य उन्होंने कनाडा को दिखा दिया। ग्रीनलैंड का तो समझ में आता है कि इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रेंथेड नहीं है और वो ईज़िली इनफैक्ट मेक्सिको को भी उन्होंने ये ऑफर दे डाला था। तो जो ये पूरा प्लान है डोनाल्ड ट्रम्प का, वो आपको कितना वायबल और कितना फीज़िबल नज़र आता है? अमेरिका उसको फिजिबल बना लेगा। दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव पावर। कनाडा के पास भी ना तो जनसंख्या है, ना इतने पैसे हैं, ना इतने हथियार हैं कि वो अमेरिका जैसे देश का मुकाबला कर सके। मेक्सिको आप जानते हैं पूरी इकोनॉमी अमेरिका ही चला रहा है। तो मेक्सिकन्स का ड्रीम क्या होता है, टू एंटर अमेरिका। जो कि बाइडेन ने जो है सदर्न लाइन अपनी खोली हुई थी और ट्रम्प उसे सील करेंगे। तो धीरे धीरे ब्लैकमेल करेंगे, मेक्सिको विल बिकम अ पार्ट ऑफ अमेरिका अगर ये चाहेंगे। वरना जैसे बुर्किना फासो, मालाई, इन सब जगहों पे फ्रेंच का उपनिवेश था
और वो देशों की एनर्जी और जो भी रिसोर्सेस चाहते थे फ्रेंच अपनी इकोनॉमी के लिए यूज कर रहे थे। ट्रम्प कैन गो अहेड एंड यूज दीज कंट्रीज इन सच अ वे, बिकॉज वर्ल्ड के दादा हैं, सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा हथियार बंद लोग हैं, तो इनका मुकाबला अभी कोई भी नहीं करेगा। सो इफ दे वांट, दे रियली रियली वांट, ये कर ले जाएंगे। दूसरी बात क्या है, इनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है। क्यूबा एक पास का आइलैंड है, अमेरिका के पास का आइलैंड है, जो कम्युनिस्ट होने के कारण कोल्ड वॉर टाइम से रशिया का साइड देता था। फिडेल कास्ट्रो हमेशा रशिया को फेवर करते थे, इसीलिए उनको हटाया गया। अब रशियन सबमरीन अभी भी ऑफ लेटली यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद क्यूबा के आसपास देखी गई हैं। तो इनके लिए स्ट्रैटेजिकली भी अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आसपास के जितने आइलैंड्स हैं उस पे अमेरिका का दबदबा हो, ताकि वहां पर उन आइलैंड्स, उन बेसिस पे रशियन सबमरीन्स, रशियन शिप्स, इन सबको जो है कोई फ्यूलिंग, कोई डॉकिंग फैसिलिटी ना मिले, सो दैट उस एरिया में ऑपरेट करना रशिया के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। तो अगर ग्रीनलैंड है, अमेरिका के पास नहीं है, तो वहां पर रशियन बेस आ सकता है। कनाडा है, अनइनहेबिटेड, मतलब वो ऐसे आइलैंड्स वहां पर काफी सारे जिन पे कोई नहीं रहता। एंड रशियंस को एक आदत है, वो बहुत हार्ड वेदर में परफॉर्म कर लेते हैं आर्कटिक के पास होने के कारण। तो वहां पर रशिया अपने कोवर्ट ऑपरेशंस कर सकता है, बेस बना सकता है। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखें, अमेरिकन दृष्टिकोण से, तो वो चाहेंगे कि इन सब जगह पर हमारा सर्वेलेंस हो, हमारा बेस हो और हमारा आधिपत्य हो। इकोनॉमिक फायदा तो इसके साथ साथ है ही, तो उनको कोई रोकने वाली शक्ति नहीं है। और रशिया भी अभी लड़ाई के मूड में नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में 2 साल से जिस तरीके से लड़ रहा है, वो गुल्ली डंडे वाली लड़ाई है। हुँ। जी, तो इसलिए ये रशिया भी, जी जी, जी, तो ये कह सकते हैं कि दुनिया का नक्शा बदलने वाला है बहुत जल्दी। हाँ जी, हम्म, और क्या भारत का भी बाउंड्रीज नक्शा चेंज करेंगे। भारत भी हाँ जी, नक्शा बदलेगा? भारत का भी नक्शा बदलने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, भारत को भी नक्शा बदलना ही पड़ेगा। आप मालदीव को देखिए, मालदीव सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है, ना उनके पास लोग हैं, ना पैसे हैं, ना इक्विपमेंट्स हैं। तो मालदीव क्या कर सकता है? चाइना के लिए एक मोहरा बन सकता है, इसके अलावा तो उसकी कोई एडवांटेज नहीं है। पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या है? न्यूसेंस वैल्यू के अलावा पाकिस्तान की आज तक कोई वैल्यू नहीं है। बांग्लादेश भी आजकल अपनी न्यूसेंस वैल्यू ही सिद्ध कर रहा है। मॉरिशस बहुत पसंद करते हैं मॉरिशस के निवासी भारत वालों को, लेकिन डिएगो गार्सिया उनका एक ऐसा आइलैंड है जो न्यूसेंस वैल्यू हमारे लिए पेश कर रहा है। तो भारत के आसपास के छोटे छोटे देश जो सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकते हैं, भारत की इकोनॉमी पर निर्भर करते हैं, पर दुश्मन देश के काम आ सकते हैं। इनमें नेपाल को भी आप ले लीजिए, इसमें भूटान को आपने करीब करीब ले लिया है, लेकिन आप इसमें म्यांमार को ले लीजिए। तो ये सारे वो देश हैं जिनको, जिनमें या तो आपको अपने विंग्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे, या फिर उनको आपको श्रीलंका समेत सबको आत्मसात करना पड़ेगा, ताकि ये वहां के लोग सुखी हो, इकोनॉमी उनकी अच्छी हो, और भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ये सारा एरिया महफूज हो। ये जरूरी है। ऑफ कोर्स वो रीजनल पीस की ओर हम बहुत उससे आगे बढ़ पाएँगे क्योंकि जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हैं ख़ास तौर से हमारे पूरे रीजन में और जो जिस तरह से भारत के आस-पास एक होस्टाइल नेबरहुड है, उसको देखते हुए तो ये एक स्ट्रैटेजी बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है या ये पॉलिसी हाँ भारत जी, के एजेंडा पे होनी बढ़ रहा चाहिए? है। शेख हसीना के टाइम पर भारत बांग्लादेश के ऑफिशियल्स को अपने यहाँ ट्रेन कर रहा था, ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में है। यूनुस ने अभी अभी वो प्रोग्राम कैंसिल किया है। तो वो सारी चीजें हो रही है। नेपाल के बारे में हम जानते हैं, हमारे जो आर्मी चीफ होते हैं उनके यहाँ ऑनरेरी पोजीशन पे होते हैं, उनके आर्मी चीफ हमारे यहाँ ऑनरेरी पोजीशन पे होते हैं। तिब्बत के बारे में हम जानते हैं, गवर्नमेंट इन एग्जाइल हमारे यहाँ ही है। हम जानते हैं कि श्रीलंका के को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और इस समय जो चाहिए वो सप्लाई कर रहे हैं। मालदीव की इकोनॉमी हम ही ने फ्लिप की, सिर्फ एक कुर्सी डाल के अपने लक्षद्वीप पे बैठ करके उनकी इकोनॉमी फ्लिप कर दी, और अब उनकी सहायता भी हम ही कर रहे हैं। जो मॉरिशस हमेशा भारत से हेल्प लेता रहा है जब भी उनको जरूरत लगी है। तो इसके कारण ये जरूरी है कि अब हम
इसको और सीरियसली ले, क्योंकि इस एरिया में हम ऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में इतनी उठापटक हो रही है, नेचुरली इंडिया उससे अफेक्टेड है। और जितने भी लोग भारत में कुछ भी ये कह लीजिए नेफेरियस एक्टिविटीज करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान की भूमि का थोड़ा सा टुकड़ा उनको लीज पे मिल जाए। तो हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अखंड भारत हमारी ये कह लीजिए अहंकार नहीं है, हमारी जरूरत बनता जा रहा है। और लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनकी इकोनॉमीज को वायबल बना करके और लॉज अच्छे लगा करके हम धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ेंगे जी। लॉन्ग टर्म मंजू के लिए। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मैप है वो चेंज होने की कगार पे है, भारत की बात करें, अमेरिका, रशिया, सब अपना नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस नक्शे के बदलने के बाद ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले तो सब कुछ जो है नेगेटिव स्पिन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब आप किसी देश को अनेक्स करेंगे या उसके ऊपर वो करेंगे तो आपकी इकोनॉमी भी इससे एक जर्क लेगी, इन्वेस्टमेंट आपके ज्यादा होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म देखें तो फिर जब वो ब्रेक इवन करके पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा, तो बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव में आएगा। और ऐसा नहीं है कि पिछले 70-75 सालों में ये नक्शे नहीं बदले हैं। रशिया टूटा तो नक्शे बदले, तो नक्शे बदलते रहे हैं। और नक्शे बदलना ही, किसी भी देश के 100 साल तक सेम नक्शा नहीं रहा है। ये वैश्विक इतिहास है आज का। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक बार फिर नक्शे बदल जाएंगे, और वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक प्रेशर जरूर आएगा, जैसा कि पुतिन ने कहा है, नेक्स्ट 20 years ये भारत नहीं, ये विश्व के लिए एक डिफिकल्ट समय है। तो इकोनॉमी वाइज भी डिफिकल्ट होगा। जी, बिल्कुल। और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इस डगर पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मेक्सिको, कनाडा, ग्रीनलैंड और सबको वो एकदम से उन्होंने यूनाइटेड स्टेट का पार्ट दिखा दिया है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने तो जस्टिन ट्रूडो को ये बोल भी दिया, गर्ल यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा। ये बहुत ही तीखा-सा उन्होंने चुटकी ली है जस्टिन ट्रूडो के लिए, जो कि अब रिज़ाइन कर चुके हैं। इस तरह का जो सोशल मीडिया पे ये विवाद चलते हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इलॉन मस्क काफ़ी एक्टिवली जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें उस पे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इलॉन मस्क के पास सैटेलाइट्स है, हमें ये याद रखना चाहिए। और वो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन और इंटरनेट प्रोविजन और उसके साथ साथ सर्विलेंस के काम भी आते हैं। तो अगर मस्क कुछ बोल रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियस थॉट्स है। और बहुत सारे, ट्रुडो का तो आज एक बहुत बढ़िया भांगड़ा करते हुए एक वीडियो भी रिलीज किया है। नेचुरली अमेरिकन ने किया होगा, भाई साहब भंगड़ा पा रहे हैं। तो उसका मजाक तो बहुत सालों से मिल रहा है। कैनेडियंस खुद खुश हैं कि इसने रिजाइन कर दिया है। और आप जाकर के अगर कनाडा में पूछिएगा, विल यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अमेरिका, आई थिंक सो 50% कैनेडियन तो वैसे ही यहाँ कह देंगे। तो वहां पर बहुत रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला है। और ट्रुडो के लिए गर्ल शब्द ज्यादा गलत नहीं है। उनकी वही माता जी जो का भी एक इंटरव्यू है। खालिस्तानियों का रेफरेंडम वो कनाडा में करा दिए थे, वो अब ये भी रेफरेंडम करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खालिस खालिस्तान वो बस किसी खालिस स्थान पे ही मिलेगा, कनाडा में भी बन नहीं पाएगा। वहां पर भी तो माइक्रो माइनॉरिटी है ये। एक शहर ले लो, बहुत से बहुत खुश हो जाओ। लेकिन मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल है, ट्रूडो चले गए, अब खालिस्तानियों का क्या होगा? हाँ, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं होने वाला। बिना किसी बेस के अमेरिका ने थोड़ा सा वो कर दिया, आपको तो हथियार भी नहीं दिए भाई साहब। हुँ। आप क्यों कूद रहे हो? बस एक वो कनाडा बनेगा खालिस्तान, ओके फाइन, चिलम सुलगाई और चल दिए कनाडा को खालिस्तान बनाने। हाँ, गुब्बारे में भरी हवा है, पिन चुभाइए निकल जाएगी। एंड ऑफ द मैटर, चैप्टर क्लोज।
बिल्कुल और बहुत जल्दी मतलब इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जस्टिन ट्रूडो चले जाएँगे, उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए। जो दाँव उन्होंने खेला था कि शायद वो वोट बटोरने के काम आएगा, वो दाँव उल्टा पड़ गया और खुद की कुर्सी चली गई। ये बड़ी अजीब-सी बात है, बहुत ही हास्यास्पद पूरा एकदम दृश्य बन गया है जो टाइमिंग देखिए, कनाडा को 51st स्टेट बनाया, भाई साहब ने विरोध किया और उनकी कुर्सी जाती रही। ये सारा टाइमिंग का चक्कर है। डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करके कोई भी, मतलब नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड में अपनी कुर्सी नहीं बचा सकता। अगली गवर्नर, या वो गवर्नर ही कहना चाहिए, अगला गवर्नर जो आएगा वो इसी दिशा में प्रयास करेगा। अब तो गवर्नर ही बोला जा रहा है भई अब अब ट्रम्प गवर्नर ही बोला जाए। गवर्नर ही बोल रहे हैं, तो भई गवर्नर तो मतलब गवर्नर ही रहेगा। बिग बॉस ने बोल दिया है। लेकिन जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उम्मीद की जा रही है, खासतौर से ग्लोबल पीस के लिए और खासतौर से मैं अपने साउथ एशियन रीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या कुछ बदलाव होते हुए हम देखें क्योंकि खासतौर से जो हमारा पाकिस्तान के साथ तो है ही परमानेंट, लेकिन जो बांग्लादेश में जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है और जिस तरह से यूनुस जो हैं वो बयान दे रहे हैं अपनी आर्मी को भी लेकर उन्होंने कहा कि जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। कई सारे इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं। भारत को लगातार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चलते 20 जनवरी के बाद क्या कुछ बदलाव हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? यूनुस अपने आप में है क्या? अमेरिका की कठपुतली। वो जो इनको चला रहे थे वो हाथ तो चले जाएंगे 20 तारीख को, तो इनके गुब्बारे की भी हवा निकल जाएगी। ये क्रैश लैंडिंग होगी। उसके बाद जो ये केसेस शेख हसीना पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये खुद इन पे चलेंगे। रहा बांग्लादेश आर्मी के शौर्य की कहानी, तो बेटा अराकान आर्मी तो संभाल लो। भारत को पिन बाद में चुभोना। और हमको मालूम है, इतनी छोटी वो एक गलीवर एंड लिलीपुट वाली केस है ना, कि सारे लिलीपुट आके गलीवर को पिन चुभो रहे थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो तभी सो के उठा जब उसको उठना था। वही हालत बांग्लादेश और भारत की है। हम गलीवर हैं, आपके पिन चुभोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वी मुझे नो हाउ बचपन टू से शट यू। बचपन की पढ़ी कहानी एकदम विजुअलाइज़ होने लगी। ठीक है, कोशिश कर लो। और अराकान आर्मी है, उससे निपट लो। तुमसे हमें कुछ वो सब करने की जरूरत नहीं है। हम शांति से बैठे रहेंगे। अभी भी आज भी थोड़ा सा जो है छुटपुट घटना हुई है बांग्लादेश बॉर्डर पे, तो भारत जैसे बड़े देश को इतनी छोटी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, वो कुछ वीडियोज़ सामने आए और उसपे न्यूज़ चैनल्स पे उसमें दिखाया गया कि किस तरह से ये जो बॉर्डर फेंसिंग हो रही है बंगाल में, उसको लेकर जो बांग्लादेशी उन्होंने काफ़ी उसको होने नहीं दिया। इधर से भारतीयों ने जयकारे लगाए भारत माता के और उसके, तो वो सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ममता दीदी काफ़ी सही समय पे केंद्र के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया कि केंद्र सरकार जो करेगी, उनकी वो पूरा काडर इसी में लगा है। किसी के घर से सुरंग निकल रही है, कहीं से कैश की गड्डी निकल रही है, कहीं से बम निकल रहे हैं, कहीं से कुछ निकल रहा है, ड्रग्स निकल रहे हैं कहीं से। तो वो अभी वो कौन पकड़ा गया था, एक चर्च का आदमी था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, हुँ। एंड ही वाज अ ट्राइबल। उसके यहाँ से जो है सेटफोन्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह और नक्शे निकले थे, और यूरेनियम पकड़ा, रेडियो एक्टिव मटेरियल पकड़ा गया था। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इनके खिलाफ वाटर टाइट केस तैयार हो गया होगा, तो श्रीमती जी इस समय कोऑपरेट कर रही हैं। हमें भी फायदा है, नेशनल इंटरेस्ट में हमको क्या चाहिए। ओके फाइन। जी, अमेरिका की नक्शा बदलने से भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत को फ़ायदा होगा या कुछ हम भी अपना नक्शा बदलेंगे ना, मतलब तब हमें कोई उनका रोकने वाला नहीं होगा। उनका नक्शा बदलने में भारत साथ देगा, तो भारत का नक्शा बदलने में अमेरिका भारत का साथ देगा। ऐसा कुछ होने वाला? रोक नहीं पाएगा। हमें उनका साथ नहीं चाहिए, हम जो करेंगे अपने दम पे करेंगे। पर तुम हमें अपना नक्शा बदलने के बाद तुम हमको कहने की वो हालत में नहीं रहोगे, तुमने ये क्यों किया। हम कहेंगे भैया अपना घर देखो पहले। इसलिए हमको कोई टोक नहीं सकेगा, हम अपना काम करेंगे। बहती गंगा में हाथ धोना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल ये तो एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, लेकिन चाइना जिस तरह से नक्शा बदलने की कोशिश करता है क्योंकि चाइना ने अभी पिछले ही दिनों उन्होंने हुनान प्रीफेक्टो में उन्होंने 2 नई काउंटीज़ उन्होंने डिक्लेयर की जिसमें अक्साई चीन और हमारा लद्दाख और ये सारा कुछ उन्होंने दिखाया।
जिस पे ये भी चाइना एक अलग ही, वो भी उसी तरह के उस पे चलने की कोशिश कर, लेकिन चाइना की जो न्यू इम्पेरियलिज्म की पॉलिसी है उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और जिन देशों में वो इन्वेस्टमेंट करता है या सो कॉल सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको कर्ज के जाल में फंसा लेता है, हमारे आसपास ही कई सारे बड़े एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो चाइना को टाइट करने की कोशिश अमेरिका कर भी रहा है इस रीजन में, और भारत को भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो एक कन्फ्रंटेशन में लाने की कोशिश कर रहा है। क्या भारत वहां पर आ पाएगा? क्या जो रिश्ते सुधारने की बात चल रही है, एक तरफ भारत और चाइना की, और दूसरी तरफ चाइना ये सब भी कर रहा है, नई काउंटीज बना रहा है, हालांकि ऑन ग्राउंड उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन डबल गेम चल रहा है चाइना का भारत को लेकर। देखिए, यूएस को मालूम है अब की बार ट्रम्प सरकार के बेसिस पे, तो पिछली बार ट्रम्प खुद आए थे, तो हम्म, ज्यादा पोकिंग वो नहीं करेंगे। रही बात चाइना की, इस समय आप देखिए चाइना की इकोनॉमी लगभग 50% हो गई है। ऑफिशियली वो 25, कोई 40% डाउन कर रहा है, पर करीब 50% डाउन हो गई है। यही नहीं, वहां की पॉपुलेशन के बारे में भी अब लोग कह रहे हैं कि वो करीब इन्फ्लेटेड है। इट इज 50% डाउन। चाइना ने विश्व भर में सारी चीजें फैला दी है। अब उसके लिए समेटना मुश्किल हो रहा है। इफ चाइना वांट्स टू एक्सपैंड मोर, तो वो ध्यान घर में नहीं दे पाएंगे। सीसीपी और पीएलए में पहले ही एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सबको मालूम है जी का वो प्रभाव नहीं रह गया जो कोविड से पहले था। ठीक है। तो अब चाइना के सामने ये है कि भारत से पंगा ले या होम फ्रंट संभाले। हम सब ने वो वीडियो देखा है जहां चाइनीज सोल्जर्स को इंडियन बॉर्डर पर प्लेस किया जा रहा था, और वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरीके से आंसू बहा बहा करके अपना नेशनल एंथम गा रहे थे। आई नेम देम चाइनीज सॉफ्ट टॉयज। ठीक है, भारतीय शेरों के मुकाबले बेचारे कहाँ आएंगे। तो वहां पर सारी चीजें अंडर रैप्ड है। हमें भी कोई वो नहीं है कि हम तुम्हारी पोल पट्टी खोल करके दुनिया को दिखाए। लेटेस्ट जो ब्रिक्स समिट हुआ उसमें आपने देखा होगा पुतिन सेंटर में थे, एक तरफ मोदी थे, एक तरफ जी थे। तो वो पिक्चर आपको याद रखनी चाहिए। वो पिक्चर भविष्य का संकेत है कि रशिया, चाइना, भारत, तीनों देश एक साथ आएंगे, क्योंकि ये एशिया की सुपर पावर है। अभी हम चाइना को संभालेंगे सो दैट ये देश कोलैप्स करके अमेरिका का टूल ना बन जाए। देखिए, एशिया के वेस्टर्न फ्रंट पे ऑलरेडी दो जगह पर कॉन्फ्लिक्ट जोन है। एक यूक्रेन, दूसरा इसराइल। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जोन हम खुलने नहीं दे रहे हैं। ईरान तक उनका चलेगा, लेकिन ईरान के आगे उनको एक्सेस ना मिले, वी आर एंश्योरिंग। उसके बाद पहले ये फ्रंट सेफ हो जाए, फिर हम उधर काउंटर करेंगे, क्योंकि ये हमारा नेबरहुड है, हमारी नेचुरल प्रेजेंस है। अमेरिका को यहाँ पर आना पड़ता है, और एशिया के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उन देशों को भी एक नेचुरल विकास की ओर ले जाया जा सके। वहां पर एक अच्छी बड़ी पॉपुलेशन है, और अच्छे जीवन पे और सुरक्षित जीवन पे उनका भी हक है। जी। तो सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट को वो चैलेंज करते हैं कि वहां पर डॉलर नहीं चल रहा, या उनके पेट्रोल पे अमेरिका की नजर है। तो ठीक है, उनके पास एक कमोडिटी है, वो उसको जिस रेट में चाहे बेचें, पैसे कमाएं और खुश रहें, ये उनका हक है। तो ये हक उनको दिलाना हमको फ्यूचर में इसके लिए करना पड़ेगा। तो इट इज, आई से इट इज वॉर ऑन एशिया, बिकॉज अफ्रीका में वो हो रहा है जो ये चाहते हैं, लैटिन अमेरिका में वो हो रहा है जो ये चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो हो रहा है ये जो चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका तो इनके पास है, तो केवल बचता यूरोप इनके हाथ में है, केवल एशिया बचता है, उसी की लड़ाई चल रही है। तो चाइना को अपने पाले में रख करके हम इस एशिया फ्रंट को मजबूत कर रहे हैं। तो चाइना इस समय भारत के लिए कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन चाइना का ठीक से इस्तेमाल करके हम एशिया की रक्षा कर सकते हैं। और भारत इसी, जो पुराना हो गया कोई बात नहीं, इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहा है। तो अगर एक आध काउंटीज पे उन्होंने दावा कर दिया, वो हम बातचीत करके टेबल पे सुलझा लेंगे। उसके लिए अगेन, वी आर नॉट बॉदर्ड, वील हैंडल इट। तो जो चाइना और भारत के बीच कन्फ्रंटेशन क्रिएट करने की यूएस कोशिश कर रहा है, और कहीं न कहीं भारत को एज़ अ टूल इस्तेमाल करने की जो साजिश है यूनाइटेड स्टेट की फॉर
फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। मुझे नहीं लगता कि भारत उस तरफ जाएगा, क्योंकि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आती है और किसी भी रीजन के लिए होती है। और हम इस पूरे रीजन में अगर बात करते हैं, भारत, चाइना काफ़ी मजबूत खिलाड़ी के रूप में देखे जाते हैं और यूएस को चैलेंज भी कर पाएँगे, इसीलिए शायद यूनाइटेड स्टेट दोनों को ही थोड़ा-सा पुल डाउन करने की कोशिश करता है। मंजरी जी कुछ और कहना चाहेंगी इससे पहले कि मैं शो को हम आज की समाप्त करें? यही कि चीन अब भारत के साथ आएगा। चीन और भारत की बेसिक संस्कृति एक ही है। तो हमें आपस में मिलने में जो एक पीरियड आया, देखिए जियोपॉलिटिक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो 40-50 साल की थोड़ी सी एक दो लड़ाई ये मैटर नहीं करती। इन लॉन्ग रन वी विल मेक अ गुड प्लेस एंड धर्म और संस्कृति वाइज हम लोग मिलते जुलते हैं। और इसी तरीके से भारत एक एशिया में एक पावर बन करके एशिया को सुरक्षित करेगा। जो वॉर है उसका सेकंड पार्ट इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में है, और इसके सारे ट्रेड रूट को भारत ही सुरक्षा प्रदान कर सकता है। नेचुरल हमारी इस तरह की प्रेजेंस है। सबको मालूम है अनादिकाल से हमारी नेवी भी इतनी स्ट्रांग थी कि इसको हम वो कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम इंडो पैसिफिक एरिया में जाते हैं तो उसको भी हम इस गार्ड करते थे, सुरक्षा करते थे। इन एरियाज को भारत से अलग करके दूसरे देशों का वर्चस्व बढ़ाया गया। अब उन सामरिक यानी वॉर की दृष्टि से देखें या फिर इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, धीरे धीरे ये जितना भी जुड़ते जाएंगे भारत से उतने समृद्ध होंगे, और ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं चालू हो चुकी है। बिल्कुल। तो आगे हमारा प्रभाव बढ़ेगा और थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ खर्चे हमें बढ़ाने पड़ेंगे। और भारत दिल बड़ा कर रहा आगे है आगे। भारत से। जी, हो रहा है वो सारी चीज़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद मंजरी जी आज की इस इम्पोर्टेंट चर्चा के लिए। आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए और पूरा जो डोनाल्ड ट्रम्प के बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स जो हमने सुने हैं, क्यों और इसका क्या कनेक्शन है, आपने उसका बहुत ही सिंपल शब्दों में विश्लेषण किया। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।